नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न से बिना समय गवाए। प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए तथ्य कोश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए हैं। पहला कथन कहता है कि सार्वजनिक डेटा को एक खोज योग्य डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दूसरा कथन है कि यह 458 सार्वजनिक डेटा रिपोजिटरी से 15 लाख से अधिक डेटा सेट को एक साथ जोड़ता है। तीसरा कथन है इसमें कि एसीएल जिसका विकास टेक्नोलॉजी फोरम ने आईआईटी एल्यूमिनी सेंटर बेंगलुरु के सहयोग से किया है। चौथा कथन है कि इसे एक जो कि व्यावसायिक डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया। तो 4 विकल्प हैं इसमें, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 2 3 और 4 या फिर 1 2 3 और 4। तो इनमें से सही कथन अगर देखा जाए तो 3 हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें से कि कर्नाटक में 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में तथ्य कोश पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पहला है कथन, और इसे कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने लॉन्च किया। यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी मंत्री जो कि प्रियंक खरगे हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर उपलब्ध सरकारी और संस्थागत सार्वजनिक डेटा को एक ही खोज योग्य डिजिटल मंच से जोड़ता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें से है कि यह जो कि 458 सार्वजनिक डेटा रिपोजिटरी से 15 लाख से अधिक डेटा सेट को जोड़ता है। और इसका विकास किसने किया? तो एसीएल टेक्नोलॉजी फोरम ने आईआईटी एल्यूमिनी सेंटर बेंगलुरु के सहयोग से किया है। इसमें एसईएल टेक्नोलॉजी फोरम जो कि कर्नाटक सरकार का एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और तथ्य कोश की बात करें तो ये तथ्य प्लस कोश से बना है। ठीक है, इसका अर्थ मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तथ्यों मतलब डेटा का भंडार है। और यह एक खुला और गैर व्यावसायिक डिजिटल पब्लिक गुड है, जिसे और इसलिए कथन ये चौथा वाला गलत भी था। यह पोर्टल शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और तकनीकी टीमों को कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, कानूनी शोध और वित्तीय जो कि समावेशन जैसे क्षेत्रों में डेटा खोजने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय आरएलबी जिसे बोलते हैं अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एफसी 16 ने वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए सभी 28 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु इनमें से करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। 4,35,236 करोड़ ध्यान रखेंगे। इसमें अनुदान को बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट में 80 संबंधित 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इसमें बेसिक ग्रांट की बात करें, बेसिक ग्रांट का 50% हिस्सा टाइट ग्रांट के रूप में भी जो कि निर्धारित किया गया। और चौथा कथन है कि संपूर्ण परफॉर्मेंस ग्रांट टाइट ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। इसमें से 3 कथन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि आगे देखते हैं, क्योंकि 16वें वित्त आयोग की बात करें कि अवधि के लिए देश के सभी 28 राज्यों की विधिवत गठित पंचायती राज संस्थाओं ग्रामीण निकायों के लिए कुल 4,35,236 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। और इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 11,664 करोड़ राशि की अनुशंसा भी की गई है। और अनुदान मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला बेसिक ग्रांट मतलब 80% और दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट 20%। बेसिक ग्रांट का भी आगे विभाजन किया गया है, जिसका 50% टाइट ग्रांट और शेष 50% अनटाइट ग्रांट है। टाइट ग्रांट का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा। ठीक है, वहीं बेसिक ग्रांट का जो कि 50% और पूरा परफॉर्मेंस ग्रांट अनटाइट।
अनटाइड राशि का उपयोग अगर देखा जाए तो पंचायत स्थानीय जरूरतों के अनुसार संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत कर सकती है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे अमेजन साइंस एंड इनोवेशन सेंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे आधारित क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। इसे हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थापित किया जाएगा। यह अमेजन के वैश्विक अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क का हिस्सा होगा या इस केंद्र में प्रिसीजन मेडिसिन, डेटा साइंस और ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोनाइटिक्स जैसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही कथन है, ये हमारे 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन ने हैदराबाद के जीनोम वैली में नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और इसके लिए 11 अगस्त 2026 को तेलंगाना सरकार और अमेजन के बीच समझौता हुआ। एमओयू मतलब समझौता, ठीक है। और केंद्र के 2027 में जो कि शुरू होने की उम्मीद है और इससे लगभग 200 उच्च कुशल नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, ठीक है। यह केंद्र अमेजन के वैश्विक रिसर्च डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा होगा जहां डिस्कवरी केमिस्ट्री, डीएमपीके, मेडिसिन, डाटा साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी काम किया जाएगा। डीएमपीके में क्या होता है कि अध्ययन किया जाता है कि दवा शरीर में कैसे अवशोषित, वितरित, चयापचय और निष्कासित होती है, ठीक है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की नई जेंडर सेंसिटिविटी हैंडबुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह पीड़ित केंद्रित न्याय पर जोर देती है, यह तटस्थ न्यायिक भाषा के प्रयोग की सिफारिश करती है, इसके दिशा निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है। क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 में निर्णय और लैंगिकता निर्णय लेखन में संवेदनशीलता में एवं करुण जो कि निर्णय लेखन में संवेदनशीलता एवं करुणा जो शीर्षक से नई रिपोर्ट हैंडबुक जारी की है, इसका उद्देश्य न्यायालयों में ऐसी भाषा और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है जो विशेष रूप से यौन अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशील, पीड़ित केंद्रित और ट्रॉमा इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। हैंडबुक में क्या है कि अभियोक्ताशील, वासना और पवित्रता जैसे रूढ़िबद्ध शब्दों के स्थान पर क्या है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं जो उत्तरजीवी यौन उत्पीड़न और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे अधिक तटस्थ एवं अधिकार आधारित भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया है। साथ ही न्यायालयों को पीड़िता के कपड़ों, वैवाहिक स्थिति, यौन इतिहास या जीवन शैली के आधार पर उसकी सहमति और विश्वसनीयता का आकलन करने से बचने की भी बातें कही गई है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे अधिकरण सुधार विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय अधिकरण आयोग जो कि एनटीसी बोलते हैं की स्थापना का प्रावधान करता है या फिर एनटीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होगा या एनटीसी के तकनीकी सदस्यों के लिए कम से कम 25 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, केवल 1 और 2 3 या फिर केवल 1 और 3 या केवल 2 और 3 या 1 2 और 3। तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से 1 2 और 3। यहाँ पे तीनों कथन सही है, ठीक है। क्योंकि अधिकरण सुधार विधेयक की बात करें 2026, इसका उद्देश्य 2021 के कानूनों को निरस्त कर अधिकरणों की नियुक्ति, प्रशासन और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करना और इसके तहत एनटीसी जो हमने बताया था अभी कि स्थापना का प्रावधान भी है और एनटीसी में एक अध्यक्ष जो कि 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य होंगे, जिसमें तकनीकी सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 5 वर्ष, यहाँ पे 5 वर्ष या अधिकतम निर्धारित आयु तक जो भी पहले हो रहेगा
और अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की 67 वर्ष निर्धारित है। ये कुछ पॉइंट थे अधिकार सुधारक विधेयक से, इसे अच्छे से देखिएगा। आज का सवाल एक आप लोगों के लिए कि गोवर्धन राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया? 18,500 करोड़, 20,731 करोड़, 23,731 करोड़ या फिर 25,500 करोड़। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। इसलिए अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। धन्यवाद।